और एक्सी और एक्सआर एक दूसरे के बराबर हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि ये रेजोनेंस में सर्किट है। और अगर सर्किट रेजोनेंस में होता है तो cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 1 हो जाती है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि नया वाला पावर फैक्टर और पुराना वाला पावर फैक्टर का जो रेशियो है वो क्या होगा। अब सर्किट प्योरली इंडक्टिव है तो फिर करंट की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, I = V/XL। अब इस क्वेश्चन में आपको देख के ऐसा लग रहा होगा बेटा कि ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर का है, मगर सोच के देखो इस क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मर का कंसेप्ट इसलिए यूज नहीं हो सकता क्योंकि सेकेंडरी साइड पे ही पूरी कैलकुलेशन करवा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, तो T20 की सीरीज में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है EMI, AC एंड EM वेव। यहाँ पे जो 20 क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे हैं उन 20 क्वेश्चंस में से कुछ कंसेप्ट्स ऐसे आएंगे जो कहीं ना कहीं आपके नीट एग्जाम में, आने वाले नीट एग्जाम में कहीं ना कहीं टच करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपन देखते हैं कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एज पर द गिवन फिगर इफ di/dt = -1 एम्पियर देन वैल्यू ऑफ VAB एट दिस इंस्टेंट विल बी। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर VAB की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अपन क्या कर देते हैं, VA - VB को, तो करंट इधर से जा रही है तो यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस लगाएंगे और यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ पे बैटरी है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो VA - VB KVL लगा लेंगे। KVL लगा देने के बाद क्या लिखेंगे अपन, देखो यहाँ पे अपन ने क्या लगाया, प्लस लगाया और यहाँ पे माइनस लगाया। तो अपन KVL स्टार्ट करेंगे तो VA - IR और यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ माइनस लगाया तो -LdI/dt, तो -LdI/dt। मगर यहाँ पे di/dt में विशेष ध्यान रखना बेटा, कभी कभी क्वेश्चन में वो करंट इंक्रीजिंग, करंट डिक्रीजिंग विद टाइम दे रखा होता है। तो इंक्रीजिंग हो तो di/dt पॉजिटिव होता है और di/dt नेगेटिव होता है जब करंट डिक्रीजिंग हो। हालांकि इस क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट वैल्यू क्या दे रखी है, di/dt की वैल्यू क्या दे रखी है, -1 दे रखी है। तो हमें di/dt की वैल्यू क्या लिख देनी है, -1 लिख देनी है। तो VA -2 × 12 -6 इंटू ब्रैकेट में -1 लिख दिया और माइनस यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था तो -12 लिख दिया इक्वल टू VB अपन कर देंगे। VB को इधर ले और बाकी सारी वैल्यू को उधर ले जाते हैं तो हमारा VA - VB की वैल्यू कितनी आ जाती है, 30 वोल्ट आ जाती है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक LCR सर्किट है और LCR सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको 200 ओम दे रखी है। 200 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है और साथ ही साथ बोल रखा है एंड द वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेन सप्लाई इज 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज रेस्पेक्टिवली। इफ वी टेक आउट द कैपेसिटर फ्रॉम द सर्किट, कैपेसिटर को अगर हम हटा देते हैं तो फिर करंट जो है वो लेग कर जाती है। मतलब कौन सा सर्किट हो जाएगा, अगर कैपेसिटर हटा दोगे तो हमारा सर्किट हो जाएगा LR सर्किट, और LR सर्किट हो जाएगा तो फिर करंट लेग कर जाएगी। करंट कितने से लेग कर जाएगी, 30 डिग्री से लेग कर जाएगी। फिर बोल रहा है आगे कि इफ वी टेक आउट इंडक्टर फ्रॉम द सर्किट, तो फिर उस केस में हमें बोला हुआ है कि करंट लीड कर जाएगी वोल्टेज से, कितनी डिग्री से, 30 डिग्री से। तो फिर आपसे बोला गया है कि जो LCR सर्किट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका पावर फैक्टर क्या होगा। क्वेश्चन को समझते ही या पढ़ते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए बेटा कि अगर हम कैपेसिटर हटाते हैं तो LR सर्किट बन जाएगा और LR सर्किट में करंट 30 डिग्री से आगे लीड करेगी। मतलब tan phi की वैल्यू XL/R होगी और phi की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री होगी। ठीक, जब अपन इंडक्टर को हटाते हैं तो RC सर्किट बन जाएगा और RC सर्किट बन जाएगा तो उसमें tan phi की वैल्यू अपन XC/R लिख देंगे। मगर यहां भी phi की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 30 दे रखी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि XC और XR दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और XC और XR एक दूसरे के बराबर हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि ये रेजोनेंस में सर्किट है। और अगर सर्किट रेजोनेंस में होता है तो cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 1 हो जाती है। cos फाई की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो हमें पावर, जो एवरेज पावर निकालनी होती है, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS का स्क्वायर डिवाइड बाय R इंटू cos फाई। cos फाई की वैल्यू कितनी, 1। आपको VRMS दे रखा है, R दे रखा है, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 242 वाट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक EM वेव है जो कि कौन सी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, प्लस Z डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन यूज पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर एंड B वेक्टर। आपको ये तो पता ही होगा कि E वेक्टर, B वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और हमें ये भी पता है कि E क्रॉस B इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ
प्रोपोगेशन, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है वो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में होती है। अब आप कुछ क्वेश्चंस, कुछ बच्चे जो हैं इस क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, वो ई क्रॉस बी निकालने बैठ जाते हैं ऑप्शन को देख के, और ई क्रॉस बी निकालेंगे, जिस ऑप्शन से प्लस के आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। बिल्कुल सही तरीका है, इसमें कोई गलत नहीं है। मगर एक बात सोचो कि हमें ये तरीका बिल्कुल सही है, मगर इसके अलावा एक और तरीका क्या हो सकता है कि ई वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ई वेक्टर का और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन को देख के डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जो ऑप्शन 0 दे दे वो ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो देखो आई कैप और 2i को डॉट करोगे तो +2 आएगा, +2j और +j को डॉट करोगे तो भी +2 आएगा। ये 0 नहीं दे रहा, इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पे भी प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी 0 नहीं दे सकता। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो डॉट करोगे तो ये भी 0 नहीं दे सकता। तो ऐसे देखो क्वेश्चन को इस तरह से सोचते हैं तो हमारा आंसर जल्दी से आ जाता है। क्वेश्चन को कंसेप्चुअली सोचते हैं तो हमारा आंसर जल्दी आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपको बनाने के लिए बताया गया हो, ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। अब देखो इन दोनों को डॉट करोगे तो -2 + 3 तो -6 यहाँ से आ जाएगा, और -3 - 2 तो +6 आ जाएगा, तो -6 + 6 = 0। इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेथड से अपन ई क्रॉस बी से डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी निकाल सकते थे, और सेकंड मेथड क्या हो सकता है, ई डॉट बी = 0 भी होगा ही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपसे बोला गया है कि 3 आइडेंटिकल रजिस्टर हैं और हर एक रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 12 ओम है। ठीक है, और साथ में बोल रखा है कि 2 आइडेंटिकल इंडक्टर आपको दे रखा है, हर एक इंडक्टर की जो वैल्यू है, इंडक्टेंस जो है वो 5 मिली हेनरी है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि बोलो करंट थ्रू द बैटरी लॉन्ग आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज्ड विल बी। जब स्विच को क्लोज कर दिया गया तो लॉन्ग टाइम के बाद में जो सर्किट से करंट होगी या बैटरी से जो करंट होगी वो कितनी होगी। सोच के देखो, जब सर्किट को क्लोज कर देंगे तो लॉन्ग टाइम के गुजर जाने के बाद में जो इंडक्टर हो जाता है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको, 12 ओम दे रखी है। ये भी 12 ओम है, ये भी 12 ओम है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है। तो इसमें से करंट कितनी जाएगी, 1 एम्पियर, इसमें से कितनी जाएगी 1 एम्पियर, इसमें से कितनी जाएगी 1 एम्पियर। तो टोटल करंट थ्रू द बैटरी कितनी हो जाएगी, 3 एम्पियर। डायरेक्ट आंसर आ गया। हमें इस तरह से सोचते हैं तो हमारा आंसर जल्दी से आ जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो वही तरीका जो अपने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसी सर्किट हैज एन इंडक्टर एंड अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R in series such that XL = 3R. Now a capacitor is added in series such that XC = 2R। और आपसे क्या पूछा है कि जो नया पावर फैक्टर, मतलब कैपेसिटर को ऐड करने के बाद जो पावर फैक्टर आया है और ओल्ड पावर फैक्टर, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो देखो, जब कैपेसिटर अपन ने ऐड नहीं किया था तो उस केस में केवल LR सर्किट था, और जब कैपेसिटर ऐड कर दिया तो RLC या LCR सर्किट बन जाएगा। तो देखें, केस फर्स्ट अपन जब कैपेसिटर ऐड नहीं किया था उसको बोल देते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में केवल रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर है। एक्सेल की वैल्यू कितनी है केस फर्स्ट में, 3R, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो आपसे बोला है कि जो केस फर्स्ट है उसमें जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा, cos phi = R/Z। जेड की वैल्यू ओबियसली अपन लिखते हैं √R² + XL का होल स्क्वायर। एक्सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 3R दी हुई है, तो R/√R² + 3R का होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने cos phi की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1/√10। फिर आपने केस सेकंड में आपने क्या कर दिया, सेकंड केस में आपने एक कैपेसिटर ऐड कर दिया। कैपेसिटर में जो XC की वैल्यू थी कितनी थी, 2R थी। तो 2R थी तो अपन कैपेसिटर ऐड कर दिया, तो उस केस में क्या चेंज होगा, Z चेंज हो जाएगा। तो जो नया वाला पावर फैक्टर है cos phi dash, इसको बोल देते हैं R/Z बोल देंगे। ठीक है, तो Z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पे √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे XL - XC का होल स्क्वायर करेंगे, XL - XC का होल स्क्वायर करेंगे तो XL की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है,
3r दी हुई थी, xc की वैल्यू कितनी दी हुई 2r दी हुई है, तो 3r माइनस 2r तो r आ जाएगा तो r का स्क्वायर हो जाएगा, cos फाइव की वैल्यू या cos 5 डेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2 आ जाएगी। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि नया वाला पावर फैक्टर और पुराना वाला पावर फैक्टर का जो रेशियो है वो क्या होगा, तो cos 5 डेज डिवाइड बाय cos 5 इज इक्वल टू √10 डिवाइड बाय √2, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा बेटा √5 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि लार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हुज प्लेट्स हैव एन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, आपको एरिया दे रखा है प्लेट्स का, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कितना 1 mm की, इनके बीच में स्मॉल d की वैल्यू है। साथ में बोल रखा है कि इज बीइंग चार्ज एट अ रेट ऑफ 25.8 वोल्ट पर सेकेंड। इसका मतलब आपको dV/dt दे रखा है और आपसे बोला है कि जो इफ द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स हैज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी 10 दे रखी है, तो देन द डिस्प्लेसमेंट करंट एट दिस इंस्टेंट इज अप्रोक्सीमेटली, आपसे क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ID इज इक्वल टू, या तो अपन लिख देते हैं dQ/dt, और कैपेसिटर में Q की जगह अपन CV लिख देते हैं, C आ जाएगा बाहर, तो C dV/dt। ठीक, dV/dt की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में पहले ही दे रखी है 25.8 दे रखी है। C की वैल्यू एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट a अपॉन स्मॉल d से C की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखते हैं सॉल्यूशन पे, ये रहा डिस्प्लेसमेंट करंट, वही C dV/dt, C की वैल्यू अपन ने क्या लिख दी एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट a अपॉन स्मॉल d लिख दी, और dV/dt की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पहले दे रखी है। जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ जाएगा 2.3 माइक्रो एम्पियर, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इन वेबर इज in a closed circuit of resistance 20 ohm varies with time t as phi is equal to 80 square minus 90 plus phi, मतलब आपको phi जो दे रखा है वो टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है, और साथ में पूछा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट एट t इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड। इंड्यूस्ड करंट पूछा है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, हमें क्या करना है, फाई की वैल्यू दे रखी है तो अपन d/dt से EMF निकाल लेंगे, EMF निकल गया तो करंट कैसे निकालेंगे, करंट इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। देखो फाई दे रखा है, EMF निकल गया माइनस d/dt से, मैग्नीट्यूड निकलने को तो d/dt मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, t की वैल्यू 0.25 पुट करोगे तो EMF एट दिस इंस्टेंट आ जाएगा, तो EMF आ गया, EMF आ गया तो फिर करंट इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.25 एम्पियर। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि कंडक्टिंग रोड AC ऑफ लेंथ 4L इज रोटेटेड अबाउट अ पॉइंट O विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द पेपर। AO की जो वैल्यू है यहाँ से, ये रहा A और ये रहा O, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल l आपको क्वेश्चन में दे रखी है, और OC की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में 3L दे रखी है। देन चूज करेक्ट ऑप्शन, आपसे ये पूछा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। देखो अपन क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निकली सोचते हैं तो कुछ ऑप्शंस को तो अपन ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। मुझे एक बार बताओ कि ये रोड अगर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो फिर ये वाला पॉइंट जो है वो नीचे जा रहा है और ये वाला पॉइंट, ये वाला जो हिस्सा है वो ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, डायरेक्शन है जो नीचे की तरफ, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि O वाला पॉइंट जो है वो हाई पोटेंशियल पे होगा, A वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पे होगा। तो देखो VA माइनस VO की वैल्यू यहाँ तो पॉजिटिव आई हुई है, जबकि आंसर क्या आना चाहिए था, नेगेटिव आना चाहिए था, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखें जो OC वाले पॉइंट रोड के बारे में हम चर्चा करें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और जो रोड है ऊपर जा रही है, तो फिर पॉजिटिव चार्ज किधर शिफ्ट हो जाएगा, O पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज C पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि O पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा और C पॉइंट लो पोटेंशियल पे होगा, और C पॉइंट लो पोटेंशियल पे होगा तो हम ये देखेंगे कि VO माइनस VC की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो VC माइनस VO
यहाँ पे पॉजिटिव दे रखी थी, जबकि ये क्या होनी चाहिए थी, नेगेटिव होनी चाहिए थी, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बचे कितने ऑप्शन, दो ऑप्शन। दो ऑप्शन को लेके अपन को कैलकुलेशन आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, तो VAO की कैलकुलेशन करते हैं। हमें पता है, पहले पता है कि VAO की वैल्यू नेगेटिव आनी है, इसलिए मैंने नेगेटिव को यहाँ पे पहले ही पुट कर दिया। और साथ में हमें पता है कि जब कोई रोड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमती है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सिरों के बीच में जो जनरेट होता है वो कितना होता है, B ओमेगा L स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जनरेट होता है। तो यहाँ से VAO की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे VCO की वैल्यू निकाल लेंगे, बस L की जगह क्या लिख देंगे, 3L लिख देंगे, तो VCO निकल जाएगा। VCO भी हमें पता है कि नेगेटिव आना है। क्यों नेगेटिव आना है, क्योंकि ये पॉइंट नेगेटिव पे होगा और ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा, इसलिए VCO की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर है VCO का वो क्या आ गया, -9B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब हम आगे देखेंगे, VA माइनस VC भी हमें ऑप्शन में दे रखा था। तो VA माइनस VC की कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो VA माइनस VC को हम क्या लिख सकते हैं, VAO माइनस VCO लिख सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4B ओमेगा L स्क्वायर। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट अपन कर देंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। तो आपसे बोल रखा है कि एक 220 वोल्ट का AC सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है। सोर्स इज कनेक्टेड टू अ 25 वोल्ट एंड 5 वाट लैम्प एंड एन एडिशनल रेजिस्टेंस कैपिटल R इन सीरीज। साथ में कैपिटल R रेजिस्टेंस का एक सीरीज में रेजिस्टेंस दे रखा है। टू रन द लैम्प एट इट्स पीक ब्राइटनेस देन द वैल्यू ऑफ R। अगर हमें इस लैम्प को पीक ब्राइटनेस के साथ जलाना है तो फिर आपसे पूछा गया कि R की वैल्यू क्या होगी। वैसे लैम्प जो होता है उसको अपन ये मान के चलते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है। अब सोच के देखो कि इसकी जो लैम्प की रेटिंग आपको दे रखी है वो 5 वाट कंज्यूम करता है 25 वोल्ट पर। जो लैम्प है उसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, करंट इज इक्वल टू रेटेड पावर डिवाइडेड बाय कंज्यूम्ड वोल्टेज एट दिस इंस्टेंट। तो P की वैल्यू 5 है, V की वैल्यू 25 है, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 एम्पियर आ जाएगी। तो करंट की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 0.2 एम्पियर। अब इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू हमें पता लग चुकी है, कितनी बेटा, 0.2 एम्पियर फ्लो होने वाली करंट पता लग चुकी है। आपसे पूछा क्या है, कैपिटल R की वैल्यू पूछी है। मुझे ये बताओ कि यहाँ कितना वोल्टेज कंज्यूम करवाना है आपको, 25 वोल्ट कंज्यूम करवाना है। टोटल पोटेंशियल कितना है बेटा, 220 वोल्ट है। रेजिस्टेंस जो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, तो हमें XL XC की कैलकुलेशन के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर 220 वोल्ट यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, 25 यहाँ चला गया तो फिर बाकी बचा हुआ पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। कितना, 220 माइनस 25 वोल्ट। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस हमें पता लग गया, इसमें फ्लो होने वाली करंट पता लग गई। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगा। ठीक, तो वही अपन ने मेथड किया है कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 220 माइनस 25 इज इक्वल टू I इंटू R। R की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितनी निकल के आ जाएगी, 975 ओम। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक LCR सर्किट है, इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ज। द सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस कैपिटल R इज इक्वल टू 80 ओम, इंडक्टर of inductive reactance XL is equal to 70 ohm and a capacitor of capacitive reactance XC is equal to 130 ohm। सोच के देखो कि अगर XC 130 है, XL 70 है, तो जो रिएक्टेंस होगा वो कितना होगा, 130 माइनस 70 इज इक्वल टू 60। तो X की जो रिएक्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 60 हो जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 80 ओम है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर रेजिस्टेंस 80 ओम है और X की वैल्यू 60 आ गई तो Z की वैल्यू क्या लिखोगे, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर या XC माइनस XL का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई थी अपनी, 60 आ गई थी। तो अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करोगे तो हमारा आंसर आएगा 100। इसका मतलब Z कितना आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। Z अगर हमारा 100 आ गया तो आपसे क्या पूछा है, पावर फैक्टर पूछा है। पावर फैक्टर का सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है, cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन Z। R की वैल्यू कितनी बेटा, 80 है, तो 80 डिवाइड बाई Z की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। तो हमारा cos फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8। डायरेक्ट ऑप्शन 0.8 आ जाता है।
ठीक, तो मेथड पे भी चलोगे तो भी हमारा मेथड जो था वो यही मेथड अपन ने अपनाया है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 मेगाहर्ट्ज है, इज ट्रेवलिंग इन वैक्यूम अलोंग वाई डायरेक्शन में, मतलब प्लस जे केप डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रही है। एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 इंटू 10 पावर माइनस 8 जेड केप का मतलब के केप। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। E बाई बी इज इक्वल टू सी होता है, तो E इज इक्वल टू बी इंटू सी हो जाएगा। B की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 10 पावर माइनस 8 है। C की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 पावर प्लस 8 है। तो 10 पावर माइनस 8 यहाँ है, 10 पावर प्लस 8 उधर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? 8 और C वाली वैल्यू में से 3 बचेगा, तो 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा तो या तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है या थर्ड ऑप्शन हो सकता है। ये दोनों 2.6 नहीं हो सकते, तो ये दो ऑप्शन बचे हैं। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की हमें पता होना चाहिए कि E क्रॉस B की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? प्लस जे केप डायरेक्शन में होनी चाहिए। B वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो के केप है, तो फिर इस पर्टिकुलर केस में जो ई वेक्टर की डायरेक्शन होनी चाहिए वो माइनस आई केप होनी चाहिए। तो माइनस आई केप क्रॉस के केप करोगे तब जाके क्या आ जाएगा? प्लस जे केप आ जाएगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना? माइनस जे केप वाला ऑप्शन, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। आगे अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है किसी मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा है या दौड़ रहा है। कितने मैग्नेटिक फील्ड कितने टेस्ला का है? 2 टेस्ला का है। आपसे पूछा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी और लेंथ सब कुछ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो एल वी बी के बराबर हो जाता है। तो एल है 1, वी है 8, बी है 2, तो फिर आंसर आ जाएगा अपना 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 वोल्ट। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें तो अपन को कुछ भी सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एन एसी सोर्स रेटेड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। The time taken by the current to change from its maximum to the RMS value is, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। इस क्वेश्चन को अब एसी सोर्स है तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से, हम जो इक्वेशन है वो आप साइन वाली इक्वेशन भी ले सकते हो, कोस वाली इक्वेशन भी ले सकते हो। अपन चलते हैं इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कोस वाली इक्वेशन से। कोस वाली इक्वेशन से तो अपन ने करंट की वैल्यू क्या ले ली बेटा? आई इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी। ठीक है, पहले केस में अपन बात करते हैं पीक वैल्यू टी इज इक्वल टू 0 पे होती है। टी इज इक्वल टू 0 पे पीक वैल्यू आई इज इक्वल टू आई नोट हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है। फिर अगले बोला है कि आरएमएस वैल्यू कब पहुंचेगी, तो आरएमएस वैल्यू के लिए करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू का डिवाइड बाय √2 होना चाहिए। तो आई इज इक्वल टू आई नोट बाई √2 यहाँ पुट करेंगे तो जब ओमेगा टी की कैलकुलेशन करेंगे तो ओमेगा टी कितना निकल के आ जाएगा? π/4 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 आया था और यहाँ पे ओमेगा टी इज इक्वल टू π/4 निकल के आया है। तो यहाँ से जो हमें जो टाइम लगा है वो टाइम लगेगा t/8। जब आप टाइम की कैलकुलेशन करोगे तो टाइम की कैलकुलेशन इज इक्वल टू t/8 हमारा आंसर आ जाएगा। हालांकि हमें क्वेश्चन में कैपिटल टी नहीं दे रखा था, और कैपिटल टी नहीं दे रखा तो कैपिटल टी को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/f लिख सकते हैं। तो 8/f, f की वैल्यू अपन पुट कर देंगे 50 हर्ट्ज, तो वैल्यू पुट करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि व्हाट हैपन टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL एंड द करंट इन द प्योरली इंडक्टिव सर्किट। मतलब करंट और इंडक्टिव रिएक्टेंस पे क्या होगा जब फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया गया? हाफ कर दिया गया। फ्रीक्वेंसी को अगर हाफ कर दोगे तो XL की वैल्यू बेटा क्या होती है? ओमेगा L होती है। फ्रीक्वेंसी को हाफ करोगे तो XL क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब सर्किट प्योरली इंडक्टिव है तो फिर करंट की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू V/XL। अब हमें पता है कि XL जो है वो ओमेगा को अगर हाफ किया है तो XL भी हाफ हो गया। XL हाफ हो गया तो जो करंट है वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो करंट डबल हो जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा यही फॉर्मूले से। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्वेश्चन में जिसकी इक्वेशन आपको दी हुई है E वेक्टर इज इक्वल टू 20 साइन ओमेगा ब्रैकेट में t माइनस x/c, डायरेक्शन दी हुई है प्लस j केप न्यूटन पर कूलम, वेयर ओमेगा एंड c आर द
angular frequency and the velocity of electromagnetic wave respectively. The energy contained in the volume of 5 into 10 power minus 4 मीटर क्यूब will be. अब आपको क्या पता होनी चाहिए एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो होती है एम वेव में वो कितनी होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी अगर आपको पता है तो एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम को दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी कंटेंट निकल के आ जाएगी। वही तरीका देखते हैं कि आपको ई वेक्टर की वैल्यू दे रखी थी, एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी स्टोर्ड आप क्या लिखोगे? एनर्जी डेंसिटी का ये रहा फॉर्मूला, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर एनर्जी स्टोर्ड निकल के आ जाएगी। वॉल्यूम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है और ई नॉट की वैल्यू 20 दे रखी है, तो 20 का स्क्वायर करोगे तो जब कैलकुलेशन करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 13। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपको क्वेश्चन में एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर दे रखा है विथ प्योरली रेजिस्टिव लोड ऑफ एट 12 किलोवोल्ट on the primary side. It supplies electrical energy to a number of nearby houses at 120 volt. The average rate of energy consumed in the houses served by the transformer is 60 किलोवाट। आपको बोल रखा है कि जो सेकेंडरी सोर्स है, हाउस जो है सेकेंडरी साइड पे, वो कितनी पावर कंज्यूम करते हैं? 60 किलोवाट पावर कंज्यूम करते हैं। तो आपसे क्या पूछा है कि द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव लोड रिक्वायर्ड इन द सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में जो रजिस्टिव लोड है वो कितना है? अब इस क्वेश्चन में आपको देख के ऐसा लग रहा होगा बेटा कि ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर का है, मगर सोच के देखो इस क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मर का कंसेप्ट इसलिए यूज नहीं हो सकता क्योंकि सेकेंडरी साइड पे ही पूरी कैलकुलेशन करवा रहा है। सेकेंडरी साइड पे पावर कंज्यूम कितनी दे रखी है? 60 किलोवाट दे रखी है। सेकेंडरी साइड पे ही आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है या जो वोल्टेज दे रखा है वो कितना दे रखा है? 120 वोल्ट दे रखा है। और आपसे क्या पूछा? रेजिस्टेंस पूछा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो कैपेसिटेंस इंडक्टर की हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो हमें डायरेक्ट क्यों ना इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कर ले। हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आर को अपन लेफ्ट में ले आते हैं, पावर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। पावर की वैल्यू दे रखी है, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करेंगे हमारा डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, या फिर एक तरीका ये भी है, मगर उस तरीके से ज़्यादा बेटर है कि हमें क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है तो फिर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से अपन क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। उससे भी यही आंसर आता है, इससे इस तरीके से भी करोगे तो भी आपका आंसर सेकेंड ही आएगा। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है कैपिटल बी, जो कि एक सिलेंड्रिकल रीजन में कन्फाइंड है, जिसकी रेडियस क्या है? ये जो रीजन है इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर रेडियस है। बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट पी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया गया है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन रखा गया है वो कितना एसिलेशन फील करेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है? एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, और कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब dB/dt की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। और dB/dt की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ अगर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ अगर एक वायर होता तो उस वायर में जो करंट फ्लो होती वो किस डायरेक्शन में फ्लो होती? इस डायरेक्शन में। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन पक्का प्लस आई कैप डायरेक्शन में होगी, और प्लस आई कैप डायरेक्शन में होगी तो इलेक्ट्रॉन का जो एसिलेशन होगा ना बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसका एसिलेशन किस डायरेक्शन में होगा? माइनस आई कैप, मतलब लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे होगा तो एक ऑप्शन तो लेफ्ट साइड का ये है, एक ऑप्शन लेफ्ट साइड का ये है। जीरो हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर एसिलेशन पक्का होगा, तो जीरो नहीं हो सकता। राइट में हो नहीं सकता, तो सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो गए। फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में कैलकुलेशन करके हमें देखना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? हमें पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन का जो कंसेप्ट है वो पूरा यूज करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैग्नेटिक फील्ड जब वेरिएशन में होता है तो ईएमएफ निकालने का जो तरीका होता है वो d∅dt होता है, और ईएमएफ को अपन क्लोज इंटीग्रेशन E.dl भी लिख सकते हैं। तो E को अगर हम बाहर ले आए तो E डॉट क्लोज इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू एरिया कितना है इसका?
पाई आर स्क्वायर है क्योंकि रेडियस कैपिटल आर है, तो एरिया डी बी बाई डी टी, तो एरिया लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, और जो क्लोज इंटीग्रेशन डी एल है उसकी वैल्यू हमें पहले पता है कितनी, 2 पाई आर। कैलकुलेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये निकल के आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया, मगर डायरेक्शन हम पहले निकाल चुके, डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट होगी, और डायरेक्शन राइट साइड पे होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, तो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम से एक्सीलरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ से पुट कर देंगे, और डायरेक्शन में पहले पता है टुवर्ड्स द लेफ्ट है, तो आप चाहो तो माइनस प्लस आई के को एक तरफ रख सकते हो, मैग्नीट्यूड आप निकाल लो डायरेक्ट, ये मैग्नीट्यूड ये निकलेगा और मैग्नीट्यूड निकलेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, हमारी वैल्यू डायरेक्शन हम पहले कैलकुलेट कर चुके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं, एक एसी करंट की इक्वेशन आपको दी हुई है, I इज इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कोस ओमेगा टी, इक्वेशन आपको दी हुई है और बोला हुआ है कि हॉट वायर एमीटर विल गिव अ रीडिंग। मुझे एक बार बताओ कि हॉट वायर एमीटर जो है वो क्या मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, और आरएमएस वैल्यू मेजर करता है तो आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इस करंट की आरएमएस वैल्यू निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कोस ओमेगा टी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसको सोल्व करते हैं, तो I इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू या I नोट की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, अंडर रूट साइन का मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर, मतलब I1 का स्क्वायर और प्लस I2 का स्क्वायर, ये तो आ गई मैक्सिमम वैल्यू इस इक्वेशन की। आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी एक इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी, तो जो इसके सॉल्यूशन होता है वो y इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और मल्टीप्लाई में साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो वही मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल ली। तो अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और मैक्सिमम वैल्यू I नोट हो गई। आपसे क्या पूछा, मैक्सिमम वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, पीक वैल्यू डिवाइड बाय रूट 2 कर देते हैं, रूट 2 अगर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो हमारी आरएमएस वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आरएमएस, आई इसकी अब I नोट नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, आरएमएस हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, वही तरीका आपने यहाँ पे भी लिया हुआ है, और हमारा आंसर आ गया क्या, सेकेंड ऑप्शन। 19th क्वेश्चन पे बात करते हैं कि LCR सीरीज सर्किट है, उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी दी हुई है 62.5 नैनोफेरेड, रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम, साथ ही साथ बोल रखा है कि इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ज, मतलब 2 किलो हर्ज, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन सर्किट, मतलब आपसे क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू कब होती है बेटा, RLC सर्किट में मैक्सिमम वैल्यू करंट की कब होती है, जब सर्किट किस में हो, रेजोनेंस में हो, और सर्किट अगर रेजोनेंस में हो तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा, वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज, इंडक्टेंस की वैल्यू पूछी, मतलब L की वैल्यू पूछी, तो हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/2 पाई अंडर रूट LC। क्या आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, क्या आपको कैपेसिटेंस दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, क्या आपसे L पूछा है तो फॉर्मूला लगा है, डायरेक्ट आंसर पाएंगे, तो इससे डायरेक्ट अपना आंसर L की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी, 100 मिली हेनरी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ट्रेवलिंग इन अ मीडियम हुज रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोथ आर 2, इसका मतलब एप्सिलॉन R और म्यू R दोनों ही कितना है, 2 है। बोला है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, पहले अपन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने की कोशिश कर लेते हैं। एन की वैल्यू क्या होती है बेटा, अंडर रूट म्यू R एप्सिलॉन R होती है, तो यहाँ से n की वैल्यू, अच्छा हमें क्वेश्चन में म्यू R और एप्सिलॉन R दोनों कितने दिए हुए, 2, तो 2 इंटू 2 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, इसका मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा, मीडियम का, n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। वेलोसिटी पूछी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला रे ऑप्टिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, EM वेव में भी हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू c बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 2 करोगे तो 1.5 इंटू 10⁸8 आ जाएगा, या 15 इंटू 10⁷ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, वही तरीका हमने अपनाया हुआ है और हमारा आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ओके बेटा, आपने इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से सुना होगा, उम्मीद है आप एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स को इम्प्रूव करोगे। थैंक यू।